तो जो मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिड में क्या होता है, 25% s कैरेक्टर, अंडरस्टूड, एंड 75% p कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, ठीक है। तो शेप्स अलग ही हो जाएंगी, ये हमने देख लिया था। sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेंगे खुद को, है ना। कैसे अरेंज कर लेंगे उसको, टेट्राहेड्रली, अंडरस्टूड। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप टेट्राहेड्रल, अंडरस्टूड। एंगल्स कितने होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, 109.5 डिग्री। sp2 हाइब्रिड में sp2 हाइब्रिड में क्या होगा बच्चों, 1/3 यानी कि 33.33% विल बी s कैरेक्टर, है ना। sp2 हाइब्रिड कैसे बनाए, s ऑर्बिटल लिया एक, 2 लिया हमने p ऑर्बिटल, आउट ऑफ 3 2 ही p ऑर्बिटल लिए। तो बच्चों एक ये प्लेन में आ जाता है ना, px py, अगर हम की मिक्सिंग करेंगे तो ऑब्वियसली z के लॉन्ग जाएगा नहीं। तो आपने देखा ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होती है, तो वो प्लेन में रहती है, एक्स वाई प्लेन में रहेगी, ठीक है। 66.767% पी कैरेक्टर हो गया, शेप फिक्स हो गई। जैसे C2H4 बनता है, C2H4 इथाइन मॉलिक्यूल, ये बनाने के लिए ध्यान से समझना, इसको एक पाई बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है, एक पाई बॉन्ड। तो जो फंडा ये है कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर पी ऑर्बिटल में बनेगा, सिर्फ किस में बनेगा, प्योर पी ऑर्बिटल में, ठीक। जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसको बोलते हैं प्योर पी ऑर्बिटल। ऐसा क्यों, क्योंकि पैरेलल होना चाहिए। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ऑर्बिटल्स को, साइडवेज ओवरलैप, साइड से हाई हेलो होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड शेप में पहले खुद को अरेंज कर लेता है, दोनों कार्बन आपको पता है, यहाँ पे हमने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालना देखा है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होगा अलग अलग। एक कार्बन आया, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे सजा लेंगे खुद को ट्राइंगुलर प्लेनर शेप में, 120 डिग्री एंगल होगा उनके बीच में। ये सामने दूसरा कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, समझ आ रहा है सबको, ठीक, अंडरस्टूड एवरीवन। H आके बैठ गए, H आके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, C2H4 बनाना है, क्लियर है, ओके। इसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, एक p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। वो क्यों नहीं गया हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसको पाई बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए पैरेलल होना चाहिए, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो प्योर पी होता है। बात सुना रही है। अगर मिक्सिंग में चला गया वो आड़ा 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 टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जैसे ये हो गए 120 डिग्री एंगल पे चले गए। बताओ जो समझ आ रहा है सबको, एनी डाउट। ऋषित पॉइंट क्लियर है ये, अनन्या, अनायरा, गोविंद, देवयानी, समझ आ रहा है सबको। तो मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर सकते हो? फिर से बता देता हूँ मैं। तो ऋषित, मैंने बोला कि sp2 हाइब्रिड है ना, मैंने ये बोला कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्योर पी ऑर्बिटल बनाते हैं। प्योर पी क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, मिक्सिंग हो गई, तो आपने देख लिया ना, शेप बिगड़ जाती है, शेप टेढ़ी मेढ़ी हो गई, 120 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। तो ये तीन जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो ब्लैक से बने हुए हैं,
कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे। समझ आ रहा है ऋषित? यस सर। और एक उसका प्योर p ऑर्बिटल है ना, तो हम क्यों नहीं काउंट करते थे पाई बॉन्ड को, क्यों नहीं काउंट करते थे हाइब्रिडाइजेशन में? यहाँ पे क्लियर हो रहा है बहुत सिंपली कि भाई ये जो प्योर p ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो क्योंकि कार्बन को एक पाई बॉन्ड बनाना है तो उसने उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन किया, उसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया क्योंकि उसको एक पाई बॉन्ड बनाना है। और ये जो pz है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा, समझ आ रहा है बच्चों? वो पाई बॉन्ड बनाएगा आपस में। वो क्या बनाएगा आपस में? पाई बॉन्ड। क्लियर है सबको? श्रेया, सायना, साम्या? सर तो वो जो प्योर p ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाता है। यस, क्योंकि वो एक ओके दूसरे सर। के पैरेलल रहेंगे ना ऋषभ, रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना? जो मिक्सिंग में चलेगी उनकी तो शक्ल अजीब सी होगी, थोड़ी 120 डिग्री एंगल पे चले गए वो, तो समझ आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये अब पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको ये चीज? तो इसलिए पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रहते हैं, जिनको पाई बॉन्ड बनाना होता है, इसलिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। और अब शेप आप लोग सोच सकते हो इसकी, फिर से सोचना है ना, पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ रहा है? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, कार्बन हाइड्रोजन सारे के सारे प्लेन में है, सारे बॉन्ड्स। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की शेप बच्चों बर्गर जैसी बन जाती है। किस कैसी बन जाती है? बर्गर जैसी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी बन जाती है। ये बर्गर कहाँ होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, मेरी स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन से नीचे बर्गर जैसी शेप बन जाएगी। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो आएगा दैट विल बी इन अनदर प्लेन। मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, पाई बॉन्ड अलग प्लेन में है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल प्लेनर है पूरा का पूरा, लेकिन उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अलग प्लेन में आ रही है। इसको आपको बच्चों ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। समझ में आई बात? दिख रहा है सबको ये? राइट साइड में बच्चों, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ये जो है प्लेन में है ना, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेन में है सारे के सारे, और उसके ये परपेंडिकुलर ऊपर ही पाई बॉन्ड है। pz क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। इसको बच्चों इमेजिन करो तो आपको थोड़ा सा चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आने लगेंगी कि कैसा शेप होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, कैसा मॉलिक्यूल शेप होता है मॉलिक्यूल का। सर तो वो कम्प्लीटली अलग है ना, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता स्पीड को। हाँ, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन को इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो अलग ही खेल रहा है पाई बॉन्ड तो। ठीक है, मतलब यस। कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन? डिजाइनिंग क्लियर है ये? श्रेया, सबको समझ आ गई बात? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हवा में बन रहा है, समझना है बस। बाकी आपको सब आ चुका है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना, वो सब आपको आता है, बस आपको इसको समझना है। और बच्चों जिन लोगों ने क्लास थोड़ी मिस की है बीच में टेस्ट वगैरह की वजह से, वो आप बता देना। अगर कुछ भी डाउट हो तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे अलग से, है ना, इसको थोड़ा हम समझ लेंगे चाहे तो दोबारा से, है ना, कोई इशू नहीं है। बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम दोबारा से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। सर sp3 में पाई बॉन्ड होता है sp3 में हो ही नहीं सकता, सारे के सारे क्योंकि उसमें प्योर p ऑर्बिटल नहीं है इसलिए। सारे p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। ठीक है, ओके सर। इथीन में क्या सीन होगा बच्चों? इथीन में, सॉरी इथीन बोल रहा हूँ, इथाइन में C2H2, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनना है ना। कौन सा बॉन्ड बनना है इसमें? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनना है मतलब 2 पाई बॉन्ड बनने हैं। तो अब आपको पता है बच्चों कि 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए
दो कार्बन के p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन से दूर रहेंगे, और इसमें आपको पता भी है हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आता है, दोनों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है। अंडरस्टूड एवरीवन? दोनों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो दो दो p प्योर रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से दूर रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाई बॉन्ड बनाने की। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, एक s और एक px, सिर्फ px मिलावट में जा रहा है, सिर्फ px मिलावट में जा रहा है, तो बच्चों जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो आएंगे भी किसके लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग ही आएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए उनकी शेप लीनियर हो जाती है। ये सब फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल जाता है ना, जिसकी मिलावट हो रही है भाई, उसी के लॉन्ग, उसी की डायरेक्शन के लॉन्ग आ जाएगा। px और py दोनों जा रहे थे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, अब सिर्फ px जा रहा है तो सिर्फ px के लॉन्ग की रहेगी शेप, s की खुद की तो शेप है नहीं कोई। सर 2 मिनट के लिए ऊपर जा सकते हो? हाँ, एक सेकंड। कुछ हमने काम की चीज सारी इस चैप्टर की देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना वगैरह, ये हम सब समझने के लिए ना, फील बेटर फील के लिए इस चैप्टर की कि होता क्या एक्चुअली में, क्यों हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं कर रहे थे अपने हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले मेथड में। अंडरस्टूड? डन सर। इथाइन, इथाइन में sp हाइब्रिडाइज लीनियर शेप आ गई, ठीक है। एक कार्बन कार्बन है जो कार्बन के sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिड, वो भी उधर भी sp हाइब्रिड। अब बच्चों एक एक हाइड्रोजन आ गया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, है ना। ये कार्बन कार्बन में भी तो ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये भी सिग्मा है। sp sp में सिग्मा है, यहाँ पे कार्बन में sp sp में सिग्मा है। तो बच्चों सिग्मा भी ना तीन तरह के हो गए, sp sp का सिग्मा, किसका सिग्मा, sp sp का सिग्मा, ऊपर हमने देखा sp2 का सिग्मा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। तो यहाँ पे sp sp का सिग्मा है, sp और s का, हाइड्रोजन का तो s ही है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं किस किस टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स है। ये sp sp सिग्मा है, ये sp और s का सिग्मा है। आपको सारी चीजें बहुत सिंपल सी समझ आनी चाहिए। ओके, इसके अलावा एक py होगा, सर तो जो वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और लास्ट वाला sp sp बीच में है। बीच में sp sp खुद से पता ना, मैंने क्या बोला, ये जो ब्लैक वाले हैं वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ऋषित। यस सर। तो ये sp sp जो ब्लैक वाले ओवरलैप कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिग्मा किसके बीच में हो, sp और sp के बीच में, ठीक है। और बाकी दो हाइड्रोजन के साथ ये है। लाल वाले ऐसे हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ओके सर। sp और s का सिग्मा बॉन्ड। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, ये बच्चों py है, कार्बन का प्योर p, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मैं आपको इसमें एक और नहीं बना रहा हूँ, परपेंडिकुलर, आपको खुद से इमेजिन करना है बच्चों। इसमें आपको ये इमेजिन करना है, एक तो py बना दिया हमने, एक pz भी होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। थोड़ा सा अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा रायता फैल जाएगा, गंदा से ऐसी में गंदी है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, उसमें भी पाई बन गया। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो एक बेलन जैसी शेप आ जाएगी। इमेजिन करो इसको, बेलन जैसी शेप आएगी। किसके जैसी शेप आएगी, बेलन के जैसी, ठीक है। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा यहाँ पे सर्कुलर स्पेरिकल सी सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बनी। बताओ समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग? ठीक। तो sp मॉलिक्यूल्स, एटम्स सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक लाइन में लगे हुए हैं, शेप लीनियर है, लेकिन कई जगह इसको सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं। सिलेंड्रिकल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिला के सिलेंड्रिकल कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है ऋषित, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, वेरी गुड।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे sp sp3 sp क्यों होते हैं, क्यों कैसे होते हैं, कहानी। और अब इसमें बच्चों जो लेंथ होगी sp3 की सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, sp में कौन सा करेक्टर 50-50%, 50-50 हो जाएगा sp में, 50% s 50% p, क्योंकि एक s लिया है और एक क्या लिया है बच्चों, p लिया है। sp3 ऑर्बिटल्स की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की और फिर sp की। क्यों? बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता रखा है p ऑर्बिटल्स की लेंथ ज्यादा होती है s से, तो जिसमें p करेक्टर ज्यादा उसकी लेंथ सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p करेक्टर। p की लेंथ s से ज्यादा होती है, तो जिसमें p करेक्टर ज्यादा उसकी लेंथ ज्यादा। बताओ जो कहानी सुना रही सबको? ठीक। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ, एंड देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ। बताओ जो कहानी समझ आ रही है सबको? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसमें sp3 ओवरलैप करेंगे, sp2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कौन ओवरलैप करेंगे, sp2। एक बार डायग्राम फिर से दिखा दो। हाँ एक सेकंड। तो जो ये समझ में आ रहा है सबको? कोई ये वाला गोविंद? यस सर, यही बात। सर डन सर, हो गया सर, कॉपी हो गया। हाँ जी बच्चों, तो आपको मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर आ रहा है, याद रहेगा सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साथ ही साथ sp3 sp2 और sp आपने देखा लेंथ ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा हमारे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, जो साइज छोटा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आती सबको बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जिसका साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। समझ में आ रही सबको बात? ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे, अभी से आपको ध्यान रखना है। तो ये सब यहाँ की बातें कई जगह यूज होंगी, ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में, ओवरऑल हर जगह। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? शेप्स कैसी हो जाती हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल्स की? जैसी शेप्स हमने पढ़ी ऑब्वियसली वैसी ही शेप्स ऑर्बिटल्स की जाती हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का साइज ऐसे ही, मॉलिक्यूल का शेप ऐसे ही बनता है जैसा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 है टेट्राहेड्रल शेप, तो ऑर्बिटल्स भी कार्बन के टेट्राहेड्रली सज गए। अब आके हाइड्रोजन बैठ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल की शेप भी
मॉलिक्यूल का शेप इज सेम एज सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स का जो शेप हो गया है हाइब्रिडाइजेशन के बाद। कहानी समझ आ गई बच्चों सबको? कोई दिक्कत परेशानी बता दो। ऑल राइट। इनफैक्ट आप लोगों को सीधे सीधे ध्यान रखना है कि भाई शेप देखते ही आप, शेप या बॉन्ड एंगल देखते ही आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। 109.5 डिग्री अगर आ रहा है कार्बन के लिए, तो वो किसी के लिए भी तो वो sp3 हाइब्रिड है। कैसा है वो? sp3 हाइब्रिड। 120 डिग्री का एंगल अगर आ रहा है बीच में, आंख बंद करके बोल दूंगा मैं बिना देखे कि वो sp2 हाइब्रिड होगा। क्या होगा वो? sp2 हाइब्रिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 10th में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ग्रेफाइट का पढ़ा है सब लोगों ने। कार्बन कार्बन की सबको पता है हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो 11th में भी आएगा। अभी से सुन लो, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स का मतलब क्या है? कितना एंगल हो गया बच्चों? 120 डिग्री हो गया ना? तो वहां पे ग्रेफाइट में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, खत्म बात। इन ग्रेफाइट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ आ रही कहानी? 11th में हम पढ़ेंगे भी अभी पी ब्लॉक में। अभी से ध्यान रखना है आपको। जैसे ही मैंने देखा अच्छा हेक्सागोनल रिंग्स आ रही हैं, हेक्सागोनल रिंग्स मतलब यार 120 डिग्री एंगल, एंगल देखते ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड, निकालने की भी जरूरत नहीं है मुझे। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है सबको? कॉन्फिडेंट? ठीक। शेप देखते ही हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गई जो कहानी आपकी शेप की। ऑल राइट, शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये है। अच्छा, मैंने अभी आपको आयंस के लिए नहीं बताया ना, आयंस के लिए बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, नहीं, शेप हाँ निकाल सर, बता दिया था। बताया था। अच्छा अच्छा, बता दिया था, ओके ओके, फिर ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों ये क्वेश्चन है कि अमोनिया प्लस H प्लस गिव्स अमोनियम आयन, अमोनिया प्लस H प्लस गिव्स अमोनियम आयन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फाइंड चेंज इन बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू दिस रिएक्शन। करो एक बार ट्राई।
हाँ जी, समझ में आ गया सबको। NH3 + H+। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम होगा दोनों जगह। तो बच्चों बताओ, सबको समझ आ रहा है ना? NH3 में क्या करते हैं? 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, ठीक है। और NH4+ में आपने आयंस का बनाना सीखा ही है, तो 4 बॉन्ड आ जाएंगे। तो 3 + 1 = 4, यहाँ पे 4 + 0 = 4। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अनचेंज्ड है। बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल लोन पेयर हटने से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जब तक बॉन्ड एंगल होता है, हमने पढ़ा भी है अमोनिया का बॉन्ड एंगल। लोन पेयर दबा देता है, लोन पेयर बॉन्ड एंगल को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही सबको बात? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऋषित, कोई डाउट? और सिमरत, समझ में आ रहा है? आदित्य, गोविंद, सबको समझ आ रही बात? ठीक है। रौनक, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन में, और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बच्चों? अनचेंज रहेगा। ऑलराइट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आसान आसान से बनते हैं, हमें शेप वगैरह निकालना है ये अच्छे से। एक और करो। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल का करो ट्राई। बताओ बच्चों इसका आंसर सब लोग। सर दोनों sp3 है क्या? नहीं, रॉन्ग। सो sp3 या फिर दूसरा sp3d? नहीं नहीं नहीं, बोरॉन है देवयानी, ध्यान से। सर पहला sp2 है। यस, सर दूसरा sp3 होगा। दूसरा sp3, वेरी गुड। ठीक है देवयानी, ये बोरॉन है, ठीक है। बोरॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। BF3 का हमने शेप भी बनाया है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के पास, 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, BF4- में 4 बॉन्ड आ जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लोन पेयर कोई है नहीं, है ना। तो sp2 से sp3 बन रहा है, और ऑब्वियसली sp2 से sp3 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से 109.5 डिग्री हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस। फिर हम जल्दी से देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। एक बार उसको लिख ही लेते हैं, किन किन चीजों पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, और आपको याद हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन है भाई। बहुत ही बड़ा बड़ा चेंज आ जाता है। sp में 180 डिग्री होता है ना। sp2 में 120 डिग्री होता है, अभी देखा आपने। sp3 में 109.5 डिग्री, एकदम बड़ा बड़ा चेंज आ रहा है। क्लियर बच्चों?
ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आ रही सबको बात। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्वियसली उससे तो तगड़ा चेंज आएगा ही आएगा। ठीक, सेकंड फैक्टर है बच्चों बॉन्ड एंगल inversely proportional to number of lone pairs if hybridization is same. तो आपने ये भी देखा है कि लोन पेयर बॉन्ड एंगल को दबा देता है, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर का रिपल्शन इज हायर। ठीक है, ये चारों केस हमने देखे थे, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4+0 वाला केस है। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3+1 वाला केस है। और बच्चों H2O में 2+2 वाला केस है। कौन सा वाला केस है? 2+2 वाला। ऑलराइट, बॉन्ड एंगल याद है सबको इसके, हमने लिखे हैं क्लास में 109.5 डिग्री, इसमें 107 डिग्री और इसमें 104.5 डिग्री। बताओ जो क्लियर है कहानी सबको? ठीक, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल दब जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल। थर्ड और लास्ट फैक्टर है, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर्स भी सेम है, तो भी तो फिर कैसे देखेंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज सेम। ऐसा कब होगा बच्चों? जब सेम ग्रुप के बंदे होंगे ना, सेम ग्रुप के बंदे होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेम आएगा। ऐसे में अभी मैं बताऊंगा आपको रीजन। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो बच्चों ये 12th क्लास में भी आता है, ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। 12th क्लास के पी ब्लॉक में आप पढ़ोगे। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है ना। 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स, जब बच्चों सेम ग्रुप होता है, सेम ग्रुप होगा तो क्या होगा? सबके पास बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 जाएंगे बॉन्डिंग में, सबके पास एक एक लोन पेयर बचेगा। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास रहेगा। जितना सेंट्रल एटम के पास रहेगा शेयर्ड पेयर है ना, क्यों रहेगा पास? अपनी तरफ ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन खींच के रखेगा अपनी तरफ। जितना पास रहेगी बच्चों सेंट्रल डेंसिटी, जितना पास रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के, उतना इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। उतनी दूरी क्या होगी? कम होगी, तो रिपल्शन क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। और फॉस्फोरस थोड़ा साइज भी बड़ा होगा, दूर होगा सेंट्रल एटम से लोन पेयर, तो यहाँ पे दूरियां थोड़ी सी ज्यादा होंगी, तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, जितना सेंट्रल एटम के पास रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो ये रट लो, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बताओ जो क्लियर है सबको ये पॉइंट? एनी डाउट, एनी किसी को कोई दिक्कत? ठीक है गोविंद, समझ आ रहा है? एनी डाउट? तो बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया सर को है ना, 15th और 16th ग्रुप के हाइड्राइड्स आप पढ़ोगे जब पी ब्लॉक 12th क्लास में, खुद समझ आ जाएगा। उससे टेपो
है ना, वहां पे ये ऑर्डर आ जाता है बच्चों बॉन्ड एंगल का। अंडरस्टूड एवरीवन? वहां पे बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर आ जाएगा। हाँ जी, तीनों फैक्टर्स, तीनों रूल्स क्लियर है। बॉन्ड एंगल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों की, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, किसका ज्यादा है किसका कम है, बॉन्ड ऊपर मैंने आपको कराया बॉन्ड एंगल किसमें चेंज हो रहा है रिएक्शन के बाद। इस टाइप के बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन रहेंगे। हमने सब सीख लिया, बॉन्ड एंगल निकालना, शेप निकालना। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आज एक नई चीज और, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। 5 o'clock होने वाला है, दे दो। स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है ये। क्या है ये? स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कब बनता है? तो BF3 है। BF3 बच्चों, BF3 क्या है? sp2 हाइब्रिड है। कैसा है? sp2 हाइब्रिड। समझ तो सब लोग अब ये बात है ना। और उसमें क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एक एम्प्टी खाली p ऑर्बिटल पड़ा होता है ना। क्यों? बोरॉन का तो आपको पता ही है सीन, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना। आगे एक्साइट कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग करने के लिए आगे एक्साइट कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाएगा बोरॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए, एक खाली एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक, तो चुप ध्यान से सुनो मेरी बात। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गरीब लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट। और ये है इलेक्ट्रॉन रिच, अमोनिया है इलेक्ट्रॉन रिच, ये लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है। समझ आ रहा है सबको? अमोनिया के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास बच्चों एम्प्टी p ऑर्बिटल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जरूरत पड़ने पर अमोनिया इसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये अपना लोन पेयर बीच में रख देता है कि चल तू भी शेयरिंग कर ले यार, कि चल तू भी शेयरिंग कर ले यार, है ना, वरना लुइस आएगा तो तेरे को डांटेगा कि तेरा ऑक्टेट कहाँ है। ठीक है, दे नहीं सकता, शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन। क्यों? अगर दे दिया तो भाई उसका ऑक्टेट भी तो इसी को मिला के पूरा हो रहा है ना। तो जो ऐसे लोगों के बीच में ये बॉन्ड जो बनता है, क्या खास है इसमें? इसमें खास ये है कि जो शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों नाइट्रोजन के, दोनों किसके हैं? नाइट्रोजन के। उससे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे चल रही थी? CH4 में सबसे कॉमन एग्जांपल CH4 कैसे चल रही थी बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, याद है सबको? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ऐसी शेयरिंग चल रही थी बराबर की, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग चल रही थी। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में, समझ आ रही बात बच्चों? बता देना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो तो यहाँ पे भी शेयरिंग ही रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, लेकिन स्पेशल टाइप की। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करते हैं? बोथ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू सेम एटम, नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोवेलेंट बॉन्ड का, अभी हम समझेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बिना कोवेलेंट बॉन्ड के बन ही नहीं सकते। सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिना 2-3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बना ही नहीं सकते हम।
बताओ जो यहाँ तक समझ आया? एनी डाउट? कार्तिक कोई डाउट? गोविंद से हमारी बात? अर्नब एनी डाउट? सर आपने CH4 क्यों बनाया सर साइड में? डिफरेंस बताने के लिए कि कोवेलेंट और, ठीक है गोविंद, क्या डिफरेंस बताने के लिए कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है। कोवेलेंट में गोविंद एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता था और एक दूसरा दूसरे इलेक्ट्रॉन का होता था, ऐसा यस सर, बता। यस सर समझ गया सर। मतलब एक ना कोवलेंट है ना ये सर वो आगे कहते हैं आयोनिक, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही का है इसमें। हाँ नहीं, हाँ नहीं बोलेंगे इसको कोवेलेंट ही, क्योंकि हो तो रही है शेयरिंग, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है? कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में छोटा सा ये डिफरेंस है। ये स्पेशल क्यों है कोऑर्डिनेट, इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है गोविंद? क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंदे के हैं, इतनी सी बात है। समझ में आ गई तेरे को बात मेरी? ठीक है, CH4 में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो यस रही सर है। समझ गया सर। सर शेयरिंग मतलब हो रही है सर इसमें भी, लेकिन मतलब इसके अंदर हाँ, एक ही तरीके एक ही के एटम, कंपाउंड से हो रहा है। हाँ एक ही बंदे के दोनों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सर इसको डेटिव बोल रहे हैं ना सर, DATIVE। हाँ डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट। ठीक है गोविंद, स्पेशल टाइप ऑफ। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, it is a special type of covalent bond in which both the shared electrons belong to same atom, same atom को belong करते हैं। डिफरेंस में आ गया? ठीक है, ओके। सोचो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके कुछ 5-6 एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 5-6 एग्जांपल्स ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा स्टाइलिश अलग तरीका, एक तो ऐसे दिखाते हैं एरो से। एरो का मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन ने दे दिया उसको, है ना, बस शेयरिंग हो रही है। आपको पता ही, ऊपर शेयरिंग नहीं होगी तो नाइट्रोजन का ही ऑक्टेट खतरे में आ जाएगा, नाइट्रोजन की वाट लगा देगा लुईस आके, है ना, कि ऑक्टेट का है भाई आपका। ठीक है, तो लोन पेयर इस तरह से दिखाते हैं एरो से, मतलब नाइट्रोजन का था, लोन पेयर किसका था? जो नाइट्रोजन का। अंडरस्टूड एवरीवन? ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। और दूसरा तरीका एक और है, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड लगा के नहीं, फॉर्मल चार्जेस दिखाना। क्या दिखाना? फॉर्मल चार्ज। इस पे चार्ज दिखा देते हैं +1 -1। नाइट्रोजन पे +1 क्यों दिया? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है ना। बोरॉन के तो मजे आ रहे हैं, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे हैं। तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है। अगर मैं +1 ना लगाऊं तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से, है ना, ये 4 ही दिख रहे हैं शेयरिंग में। ठीक है, इसलिए हमने +1 -1 फॉर्मल चार्जेस लगा दिए। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? फॉर्मल चार्जेस। दो तरीके हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, या सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के, या तो एरो से या फिर नॉर्मल बॉन्ड के साथ चार्जेस लगा देंगे। बताओ, जो ध्यान रहेगा सबको। प्लस किस पे लगेगा? जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उसका नुकसान हो रहा है, उसको जबरदस्ती भला करना पड़ रहा है, भलाई करनी पड़ रही है। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ, जो समझ आ गई सबको बात, है ना? क्लियर है ये? दिव्यानी एनी डाउट? शुल पर सिमरत समझ आ रहा है सबको? नंदिता, नव्या? यस सर। Yes, sir. सर लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान किसी को? सर वो तो शेयर कर रहा है ना, उसके पास वो तो रहेगा ही। हाँ ठीक है, सही बात है, रहा है ना, है तो उसके पास ही। लेकिन अच्छा, अगर तू इसको देखे, इस स्ट्रक्चर को देखे, अगर मैं इस पे चार्ज नहीं लगाऊंगा ना गोविंद, मैं इसमें माने मान ले तेरी बात, मैंने चार्ज नहीं लगाया मान ले,
तो अब तेरे को एक चीज देख के क्या समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन के पास कितने इनके इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। है ना, आ रही बात समझ तेरे को, यस सर। होते 5 है ना, यस सर। अब इसमें तो 4 ही दिख रहे हैं ना, अब नाइट्रोजन गुस्सा बुरा मान जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है मेरा, तो उसे बताना पड़ेगा भाई तूने भलाई के काम में लगा दिया है, तो पॉजिटिव इंसान है, तो कैसा इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, तूने भलाई के काम में वो इलेक्ट्रॉन लगाए, +1 चार्ज दे देते हैं। ओके सर। सर लेकिन इससे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, मतलब शेयर किए, तो सर 2 क्यों नहीं लगाएंगे हम? बेटा एक तो देते ही है ना, एक तो देता ही, एक एक्स्ट्रा दिया ना, फालतू कितना दिया, एक ओके तो सर। ठीक है, आगे बात सुन रहे हैं गोविंद, ठीक है यस सर। स्टाइल है, तो याद रखना है अपने को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इस तरह से। ऋषित एनी डाउट? नो सर। तो बच्चों ऐसे ना, ये आप लोग पढ़ोगे भी धीरे धीरे, ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक में भी ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एडक्ट ऐड हो गए दोनों, क्या बोल हो गए, ऐड हो गए, एडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐड हो गए दोनों, हम इनको प्यार से एडक्ट भी बोल सकते हैं। और बच्चों ये जो लोन पेयर देता है डोनर, वो लुइस बेस होता है। क्या होता है बच्चों, लुइस बेस। आपने 9th-10th में एक ही थ्योरी पढ़ी एसिड बेस की, H+ और OH-, जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो बेस, यही पढ़ी है ना बच्चों, है ना। अब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी एक और थ्योरी पढ़ोगे, आयंस में जब पढ़ोगे तो लुइस एसिड और लुइस बेस। जो लोन पेयर जो गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब गरीब इज लुइस एसिड एंड अमीर इलेक्ट्रॉन रिच इज लुइस बेस। ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह भी हम इसको ट्रीट करते हैं बच्चों। आप नॉर्मल सोचो, OH आयन और H+, अब आपको समझ आ जाएगा, याद रहेगा हमेशा। OH आयन क्या है, अमीर, इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज है इसको, ठीक है। H+ क्या है, गरीब, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, OH आयन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो डोनर, लोन पेयर डोनर इज लुइस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड। अंडरस्टूड एवरीवन? दूसरी थ्योरी समझ में आ गई सबको, क्लियर है? अब बताओ मुझे इसमें, अभी मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी ना, आपसे निकलवाया था हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बताओ कौन एसिड है कौन बेस है, which is Lewis acid, which is Lewis base? So BF3 acid, F- base. हाँ, जो भी गरीब होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट गरीब, लुइस एसिड्स, है ना, ठीक है बच्चों, लुइस एसिड्स। ऑर्गेनिक में भी आएंगे, ये BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये थर्ड ग्रुप वाले बंदे, थर्ड ग्रुप वाले, थर्ड ग्रुप बोल रहा हूँ, सॉरी 13 ग्रुप वाले, है ना, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि इनके कंपाउंड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? BF3 लुइस एसिड, F- लुइस बेस, दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, F ने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, दोनों में क्या बन गया बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। some examples of coordinate bond। तो बच्चों नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन हमारा 4 बॉन्ड बना सकता है जरूरत पड़ने पे, है ना, नॉर्मली 3 ही रखता है, बट कहीं पे उसको दिखता है गरीब इंसान, तो वो अपना लोन पेयर क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कर देता है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? कहीं पे दिखा उसे गरीब इंसान, तो अपना लोन पेयर वो कोऑर्डिनेट कर देता है। H+ के साथ भी यही सीन बन रहा है, अमोनिया प्लस H+, अगेन बेस, अमोनिया इज बेस, H+ इज एसिड, क्या करेगा ये, H दिखा उसको गरीब, दे देगा उसको इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर। समझ में आ रही मेरी बात सबको? कोई दिक्कत परेशानी बता दो यार। एनी डाउट एनीवन? सबको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? जब अमीर और गरीब मिलते हैं
इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच हेल्प सर जो अभी प्लस लगा सर वो इस करके लगा ना क्योंकि मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसने दिया सिर्फ एक ही अभी। यस यस गोविंद, वेरी गुड, है ना, ऐसे दिखा सकते हैं उसको। ठीक है गोविंद, बता, समझ आया गोविंद? सर एच के उधर माइनस लगेगा क्या? माइनस नहीं लगा क्योंकि माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो गया। अगर वो नॉर्मल इंसान होता तो मैं उस पर माइनस लगाता, लेकिन वो H प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो गया गोविंद? न्यूट्रलाइज हो गया। बता, समझ में आया? हाँ गोविंद, नहीं है समझ? नहीं सर मैंने नहीं बोला सर, कोई और बोल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई और बोल रहा था, सॉरी। तेरी आवाज ऐसी लगती है बहुत अलग सी, समझ आ जाती है। हाँ बच्चों, समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट यार बता दो, कहानी क्लियर है सबको? अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl रिएक्ट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अमोनिया बेस, HCl एसिड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में बच्चों एक अमोनियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की खास बात क्या है? इसमें हर तरह का बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड भी। अमोनियम और क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? आयनिक, आयंस हैं ये। अमोनियम आयन में कौन से बॉन्ड्स हैं? 3 कोवलेंट, 1 कोऑर्डिनेट। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? 3 कोवलेंट, 1 कोऑर्डिनेट, सारे टाइप के बॉन्ड हो गए इसमें, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक। अमोनियम क्लोराइड में हर प्रकार का बॉन्ड आपको मिलेगा। बताओ चो, एनी डाउट? कहानी समझ आ रही सबको? कोई दिक्कत? अच्छे से आज आप लोग है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। ठीक है, समझ आ रही बात सबको? एवरीवन, साइना ने शायद क्लासेस मिस की थी, साइना ने अनायरा ने। बता देना बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज, है ना, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रख के उसको कवर कर लेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो हम रिवाइज कर लेंगे उसको। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, अमोनियम आयन NH3, नाइट्रोजन। सर ऊपर सर हमने NH4 सर बनाया सर, उसके अराउंड हमने ब्रैकेट के साथ में प्लस भी लगाया था सर, मतलब ये इसके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए था ना सर जो हमने मतलब अभी बनाया। हाँ मतलब वो है ना, ये ऐसे। अब ठीक है, नहीं सर, सर मतलब जैसे अभी हम अपने NH4 का डायग्राम बनाया सर, मतलब अरे NH4 यार, अच्छा प्लस का। ठीक है भाई, हाँ ले ये। सर करना चाहिए सर, ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ करना अगर चाहिए। ना करे सर तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अरे मैंने मिस कर दिया जल्दी में यार, करना चाहिए वैसे, है ओके ना। सर। ये मैं तो ऐसे ही लगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है गोविंद, गोविंद एकदम गलती पकड़ लेता है यार तू मेरी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही सबको बात? तो अब देखो बच्चों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज देखना। अब आप लोग 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बन ही नहीं सकते, है ना। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल O3, O2 तो बहुत मजे में बन जाता है यार, O डबल बॉन्ड O बहुत मजे में बन गया। O3 कैसे बनेगा? बिना कोऑर्डिनेट के बन ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है बच्चों? बिना कोऑर्डिनेट के बन ही नहीं सकता। तो अब आपको थोड़ा धीरे धीरे बच्चों समझ में आना चाहिए कि अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। अब O3 बनाना है मुझे, एक और ऑक्सीजन आ गया बॉन्डिंग करने, अब क्या करें यार? ऑक्सीजन और एक और डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, नहीं बना सकता ना, पता है आपको कहानी। ठीक है, तो बच्चों ये जो लिमिटेशंस हैं कि ऑक्सीजन एक और कोऑर्डिनेट नहीं बना सकता, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कर सकता है अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके दूसरे ऑक्सीजन की मदद करेगा, हेल्प करेगा। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है? एक और ऑक्सीजन आइटम आया, उसको भी दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उसकी भी कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की। क्या करें अब ये लोग? भाई हमारा भाई आया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सोच रहे हैं हम कैसे उसकी हेल्प करें। तो एक ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया दूसरे ऑक्सीजन आइटम के साथ, तीसरे ऑक्सीजन आइटम के साथ। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। क्या हम 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे? नो, रॉन्ग। लुईस बुरा मान जाएगा, ऑक्टेट तो एक्सपैंड हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन का, सेकंड ग्रुप का बंदा है।
बताओ जो समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो नॉर्मली लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बन ही नहीं पाएगा, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाना पड़ेगा वहां पे। अंडरस्टूड एवरीवन? सोच पा रहे हो? तो जब आप फंस जाओगे तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेल्प करेगा। ठीक है गोविंद, समझ में आ गई बात? रौनक और सिमरन Yes, sir. को। और फॉर्मल चार्जेस +1 -1, जो दे रहा है उस पर +1 चार्ज, जो इसके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर -1 चार्ज। क्लियर है बच्चों? ओके, ओजोन बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नहीं बन सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत मजे में बना लेते हैं, 9-10 से बनाते आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करें? सोचो कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करेंगे, सोचो, आपको समझ आ जाएगा खुद ही। और फिर बताना मुझे किसकी तरफ से कौन कोऑर्डिनेट करेगा। कार्बन करेगा। सोचो, सोच के, जरूरत किसकी है, सोचो। ठीक है, जो CO2 आपको पता ही है कैसे बनाते थे। ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, उसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, सिर्फ डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट थी उसकी, उसके तो हो गए मजे। बेचारे की किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई? कार्बन की पूरी नहीं हुई ना यार। कार्बन को चाहिए अब इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है सबको? डबल बॉन्ड बनाने के बाद किसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई? कार्बन की नहीं हुई यार, उसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी उसकी। ठीक है गोविंद, समझ आ रही बात? तो ऑक्सीजन से लोन पेयर मिलेगा उसको, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा कार्बन की तरफ। क्लियर है बच्चों? रीजन भाई CO2 बनाते थे हम, कार्बन की 4 की रिक्वायरमेंट थी, दोनों ऑक्सीजन ने एक एक, दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, लेकिन CO में क्या करें? ऑक्सीजन तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके बैठ गया डबल बॉन्ड से, रिक्वायरमेंट किसकी पूरी नहीं हुई है? कार्बन की। अंडरस्टूड बच्चों? तो इसलिए जब ऐसा सीन है तो अब लोन पेयर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा कार्बन को और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। समझ में आया? ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। और 3 बॉन्ड लगा के, फॉर्मल चार्जेस ऑक्सीजन पे +1 बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन पे -1, ऐसे भी हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है ऋषित, समझ में आ गया? एनी डाउट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ आएगा, किस पे आएगा बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? जहां पर भी आप फंसोगे वहां पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेल्प करेगा। तो ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, हम जानते हैं इनको, लेकिन आज तक हम इनका स्ट्रक्चर नहीं सोच सकते थे बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। ओके, क्लियर है एवरीवन? एक होता है बच्चों KCN, ऑर्गेनिक में आएगा, एक होता है KNC। KCN इज साइनाइड, है ना, पोटेशियम साइनाइड, वो आइसोसाइनाइड है। पोटेशियम साइनाइड तो आप जानती हो, मजेदार चीज है ना? और वो है पोटेशियम आइसोसाइनाइड। ठीक है, सोचो इसका स्ट्रक्चर बनाओ दोनों का, किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी? एक में पड़ेगी, एक में नहीं पड़ेगी। करो बच्चों ट्राई।
सर KCN में नहीं पड़ेगी और KNC में पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो KCN में कार्बन बीच में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। एक K के साथ बनाएगा, पोटेशियम के साथ वाला उसका बॉन्ड आयनिक होगा। आप समझते हो सब लोग, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप वाले तो आयनिक बनाते हैं, मस्त मजे में आयनिक बनाते हैं, ठीक है। KNC में नाइट्रोजन बीच में है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन ने, एक बनाया पोटेशियम के साथ, 2 बनाए कार्बन के साथ। अब कार्बन की रिक्वायरमेंट को नाइट्रोजन कैसे पूरा करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जब भी जैसे बच्चों कार्बन साइड में आ गया, बॉन्ड चाहिए उसको यार 4, है ना। तो साइड में एक एटम तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो फिर हमें किससे काम चलाना पड़ता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गई बात? सो अब आपको धीरे धीरे मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स का समझ आ गया होगा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो इसके आगे हम, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे को एक डाउट बताना है अनायरा का K और N में आयोनिक बनेगा ना फिर बाद में। एग्जाम से। हाँ जी, के और एन में आयनिक ही बनेगा, बिल्कुल ठीक है। एक तो वेरी गुड देवयानी, फुल मार्क्स यूटी में आपके, वेरी गुड। और अनायरा ने एक क्वेश्चन भेजा है, मार्क्स अनायरा के और अच्छे हैं। कैलकुलेट वेव नंबर एंड एनर्जी एसोसिएटेड। सो अनायरा 1/λ इज नथिंग बट वेव नंबर, ठीक है। तो अनायरा 1/λ होता है वेव नंबर, डिनोट करते हैं न्यू बार से। बताना है कैलकुलेट वेव नंबर एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद सेकंड लाइन इन बामर सीरीज। बामर सीरीज में कहां पे कूदते हैं अनायरा? हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं इस क्लास में, सेकंड पे कूदते हैं। कहां पे कूदते हैं बामर सीरीज में? सेकंड पे, है ना। फर्स्ट लाइन क्या होगी? 3 से 2। सेकंड लाइन क्या होगी? 4 से 2। सेकंड लाइन क्या होगी? 4 से 2। तो वो बोल रहा है फाइंड वेव नंबर एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद सेकंड लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो 1 रख दिया। क्लियर है ना? समझ आ गए? बस 1/2² माइनस 1/4 स्क्वायर। आर का वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन ही है 10 पॉइंट, जो भी 9.7 × 10⁶ है मीटर इनवर्स में। क्लियर है? यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप तो आ जाएगा वेव नंबर, ऑलराइट। और एनर्जी कैसे निकालेंगे? hc/λ से। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। तो यही जो आएगा 1/λ, इसमें hc और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी इसमें, और SI यूनिट में रख दो सब कुछ तो जूल्स में आ जाएगा सीधे, ठीक है ना? समझ आ गया? यस सर। तो ये उठा के यहाँ पे पटक देंगे, एनर्जी आ गया, एंड दिस इज वेव नंबर इन इटसेल्फ। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है ना, स्कूल में आया आपके, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छे से एक बार देख लेना सब लोग, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर।